हेलो एंड वेलकम बैक टू कंसेप्टेंसी चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे हम अपनी पकड़ कैसे बना सकते हैं, केमिस्ट्री में हम चाहें कि 95 परसेंटाइल प्लस कैसे लेके आएँ। ये आज का हमारा टारगेट होगा कि हाँ, कंप्लीट रोड मैप हाउ टू यूज़ केमिस्ट्री। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे आगे बढ़ना है केमिस्ट्री में, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को हमें साइड कर देना है। क्योंकि अभी देखो आपके पास सिर्फ 6 मंथ से भी कम टाइम है और मोस्ट ऑफ द आप ट्वेल्थ में होंगे आप एंड ट्वेल्थ में आपको तो पता ही है कि 75% क्राइटेरिया भी है। अभी एक 75% का क्राइटेरिया है सीबीएसई बोर्ड में, तो ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्वेल्थ हमारी हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर आपके 75% नहीं है ना भाई, तो आप मानो या तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा या तो आपका सपना चूर हो जाएगा। सब सीधी बात बताऊँ तो मेरी, ठीक है। अगर 75% आते हैं और अगर आपने जेई क्लियर भी कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला, आपको दोबारा एक ड्रॉप देके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा या फिर NIOS वगैरह। तो इसमें आपका पूरा 1 साल जाएगा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ ट्वेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है मोस्ट ऑफ द आपने मतलब 90% कह सकते हैं बच्चों का 11th वेस्ट होता है। बहुत मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि हाँ नए पर आए होते हैं, मतलब नई वो ऊंचाइयाँ छू रहे होते हैं कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे। फिर भी मतलब वो बहुत सारे बच्चों का 11th वेस्ट होता है, उनको कुछ नहीं आता ABCD, और वो डरते हैं कि हाँ क्लास 12th स्टार्ट करने से, क्लास 12th में कि हाँ 11th के टॉपिक में हमने 11th करी नहीं तो क्लास 12th कैसे करेंगे। ये बहुत बच्चों का होता है और इसी कन्फ्यूज़न में बच्चे ये सोच देते हैं कि हाँ तैयारी ड्रॉप कर देते हैं कि हाँ चलो हम अब ड्रॉप ईयर में करेंगे, अभी 12th पे फोकस करते हैं। बट मेरे दोस्त ये सबसे बड़ी गलती होती है तुम्हारी, क्योंकि अगर मैं 12th की केमिस्ट्री का बेसिकली अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के सिलेबस का अंदाज़ा लगाऊँ तो लेट मेक मी 3 ब्रैकेट्स फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आता है सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री दोनों के दोनों नए टॉपिक हैं। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको मतलब किस 11th का पढ़ने का, कोई 11th की नॉलेज चाहिए ही नहीं। सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ आपको कंसंट्रेशन टर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स एकदम नया टॉपिक, कोई है ही नहीं कि 11th से कोई कनेक्शन हो इसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि हाँ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे चलती है, आगे कैसे बढ़ती है, रेडॉक्स कैसे होती है। अब वहीं पे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा सीन अलग होता है, यहाँ पे थोड़ी सी 11th मैटर करती है। मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, 11th की बस क्या मैटर करता है। एक आपने सबने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग, आपने सीनियर से सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने टीचरों से सुना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे जाते जाएंगे, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, एक्चुअली पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि हाँ कौन सा चैप्टर है इंडिपेंडेंट। मेटलर्जी एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअली एक काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है उनको अलग कलर से लिख देते हैं। 2 सेकंड करता हूँ। मेटलर्जी हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा एक अलग चैप्टर है, इसमें आपको आगे की कोई ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इसमें भी आपको कोई 11th की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ने वाला 11th में। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी लिख ही देते हैं कौन से वो अलग है। हेयर ब्लू मार्क, यहाँ पे जितने भी ब्लू मार्क्स हैं उनमें कोई 11th का कनेक्शन है ही नहीं। एंड अभी मैं इनकी वेटेज बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे, हाँ कि हमें तो अभी इतना पढ़ना है आगे और इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि आपको सबको 12th में पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, 75% क्राइटेरिया की जय हो। इसलिए अगर नहीं भी होता तो बाद में ध्यान देते कि हाँ पहले 11th करते हैं फिर वो करते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में देखते हैं, एक आता है ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर हैं? पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक। बस इनमें आपको केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मेरी बात मानो, अगर आपने सोचा हो कि हाँ कि मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं कर रखा, कोई नहीं, जितने भी आपके ब्लॉक केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, इनका जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ना, सब में आपको एक ब्रीफ दे देते हैं कि हाँ इस ब्लॉक में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो आपके एक तरह से पूरा पीरियोडिक चैप्टर ही रिवाइज हो जा रहा है कि हाँ कैसे कैसे ट्रेंड्स है, कैसे कैसे। और पीरियोडिक टेबल में अगर क्वेश्चन आना भी है तो कहाँ से आता है? शेप एंड साइज पे, कि एक पीरियड है तो इसमें सबसे बड़ा शेप किसका है? एक्सेप्शंस, मतलब जहाँ एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक में, तो जहाँ एक्सेप्शंस है वहाँ पे क्वेश्चन है, और पीरियोडिक टेबल में तो भर भर के एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो वो आपकी दोबारा रिवाइज हो जाती है ब्लॉक केमिस्ट्री में, पूरी की पूरी दोबारा रिवाइज हो जाती है। तो अभी तक क्या चला कि हाँ हमने देखा कि एक सॉलिड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमें 11th क्लास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है सच। सॉल्यूशन में भी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि कंसंट्रेशन टर्म्स देखा जाए तो क्या होता है, गिनती की 4 टर्म्स हैं, उनको देखने में, समझने में आपको क्या दोबारा पूरा मूल कंसेप्ट जानना पड़ेगा? नहीं, यही आप गलती करते हैं कि हाँ दोबारा पूरा मूल कंसेप्ट पढ़ने चले जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हाँ एक मोल क्या होता है। इतना भी है तो सही में आपने 11th बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रखी है, अगर आपको ये नहीं पता कि एक मोल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मोल्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप कंसंट्रेशन टर्म में कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले। एंड वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा चैप्टर है। टाइट्रेशन में यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि हाँ क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ रिडॉक्स काम आता है, टाइट्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिडॉक्स पर ध्यान देना कि हाँ हमारा ग्रुप 1 है, वो क्या कहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं रिडॉक्स में टूटता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो इस वाले चैप्टर में ही आ जाना है। अब ध्यान देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे कौन से इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। और अभी मैं बताऊँ इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, अभी मैं आपको गिनती करवाऊँगा कि हाँ आपके हाथ में कितने नंबर हैं एक्चुअली में। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये ऐसे 3 चैप्टर हैं। धरती पे बढ़ता जाए, कुछ भी हो जाए, ये 3 चैप्टर तो आने ही आने हैं। एक सवाल सब में से आना है, और कहाँ से आना है? सिर्फ एनसीईआरटी। इसमें मेटलर्जी में कहाँ से आना है? सिर्फ एनसीईआरटी। सरफेस केमिस्ट्री में कहाँ से आना है? सिर्फ एनसीईआरटी। आगे देखते जाइए, आगे बात करें कहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है 11th की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आता है, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 11th का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। और 11th में क्या रोल होता है? एक जीओसी। आपने अगर जीओसी नहीं पढ़ी है तो ब्रदर बात मानिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म है। बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन चल कैसे रही है। एक टाइम के लिए आप जेईई मेंस में रिएक्शन मैकेनिज्म तो याद कर लेंगे, मतलब रिएक्शन याद कर लेंगे कि हाँ ये कौन सी रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन कौन है, फिटिग रिएक्शन कौन सी है, पर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत आपको वो होएगा। अगर आपने गलती से एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी स्विफ्ट हुआ, उसने थोड़ा पेपर हार्ड बनाने की कोशिश करी, रिएजेंट बदल दिया, जैसे एक फॉर एग्जांपल आपकी कोई सी भी नेम्ड रिएक्शन है, उसने H+ दिया रिएजेंट में, ठीक है, आपने तो H+ से याद कर रखा है, बट अब उसने H+ के बजाय H3 ये दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि H3O किस में टूटता है? H+ एंड H2O में। ये भी घूम फिर के वही एक रिएजेंट बन गया। पर अब जिसने एकदम रट्टा मार रखा है
उसका कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, वो छोड़ देगा कि हाँ ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो वापस से आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म है, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, आगे के नाम खुद ही याद देख लेना यार तुम, कार्बोनिल कंपाउंड, एंड एमाइंस। अब इसका देखा जाए, मोटा मोटा सार देखा जाए तो हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर की ज़रूरत पड़ी 11th की। बेसिकली हमें 11th का क्या बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ा 11th क्लास का क्या ज़रूरत पड़ा। एक तो हमें इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वन एंड ओनली GOC। ठीक है, और अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको 12th में मेरी मानो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अब मैं आता हूँ वेटेज पे। ठीक है, 12th की वेटेज गिनाने के लिए अब वापस से आते हैं इस पर। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री मैं अब लिखते जा रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, और 2 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। रुक जाओ 2 सेकंड। हाँ, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ये 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसलिए अगर आपके शिफ्ट में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, ना तो दोनों को मिला के एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, और बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, 3 चैप्टर्स हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे से एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, चाहे धरती हिल जाए आसमान हिल जाए। फिजिकल केमिस्ट्री 12th की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सारे चैप्टर कवर कर लेती है, सारे चैप्टर आते हैं नींद में, सारे चैप्टर। अब क्या मतलब सारे चैप्टर आते हैं, मतलब अगर आपको देखा जाए तो 11th एंड 12th मिला के 32 चैप्टर्स हैं, और एक पेपर में क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 30। अगर सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन भी उठा के देखा जाए तो हमारे पास 2 ऐसे चैप्टर हर शिफ्ट में बचेंगे जहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हाँ चैप्टर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। 2 सेकंड। हाँ, चैप्टर कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब मेटलर्जी एक क्वेश्चन आना ही आना है, DNF ब्लॉक एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये 3 हैं, मैं बता रहा हूँ, जो ये चैप्टर ये छोड़ के चला जाता है उसका और कुछ नहीं होता। 1 स्टार दे रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन आने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, माशाल्लाह 3 स्टार ले लो इसके लिए, क्योंकि हाँ अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन दिखेंगे, अगर किस्मत ख़राब रही तो मतलब 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ऐसा कोई सा चैप्टर है, मतलब ऐसा कोई सा पेपर ही नहीं बना जिसमें इसके 2 क्वेश्चन से कम आए। और क्वेश्चंस भी कैसे कैसे, VBT पे आपको बस एक स्ट्रक्चर बतानी है और कुछ नहीं। अब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लास्ट के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखे जाए तो हाँ क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। P ब्लॉक में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको रिएक्शन मैकेनिज्म तो है ही इम्पोर्टेंट, इतना पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर सम अप करके देखा जाए, यहाँ से 1 2 4 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री दे रही है हमें 12th की, 1 लेट से यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 5 6 क्वेश्चन हमारी इनऑर्गेनिक दे रही है, 3 और 6 9 क्वेश्चन हमारी ऑर्गेनिक दे रही है। और ऑर्गेनिक मतलब 12th, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक ही 12th में ही है। 11th में तो ऑर्गेनिक नाम से बस एक GOC है, जो कि बस बेस है, एक बस बेस और कुछ नहीं। अगर लेट सपोज हाँ आपने 12th का ये भी करा, लेट सपोज आपने जो मैंने बेसिक रिक्वायर्ड था मोल कंसेप्ट एंड केमिकल बॉन्डिंग, क्या आपको पता है कि हाँ केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक के लिए तो रिक्वायर्ड है ही है, पर इसका खुद का अकेले का वेटेज एवरेजली 2 चैप्टर का 2 क्वेश्चंस का रहता है पर क्वेश्चन। और कहाँ से आते हैं, या तो आएगा MOT से
एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एक एमओटी से आएगा और एक शेप एंड स्ट्रक्चर से आएगा, और कहीं से नहीं आने वाला। और आपको क्या चाहिए, और इनऑर्गेनिक के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए कि हाँ उसका शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, बस और कुछ नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में यही है और कुछ नहीं। इतना जो बड़ा चैप्टर है आपका, आप देखेंगे कि हाँ ऑफलाइन क्लासेस में इसकी 1-1 महीने क्लासेस चलती हैं, ड्रॉपर बैच में एटलीस्ट इसकी 15 की क्लासेस चलती हैं ड्रॉपर बैच में। तो मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर आपको नहीं इतना सब कुछ नहीं करना कि हाँ हमें बैक बॉन्डिंग भी पढ़नी है, ये सब भी पढ़ना, सारी बॉन्डिंग पढ़नी है। आपको इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, और उसकी शेप क्या बनती है, कौन से हाइब्रिड, जैसे sp पे लीनियर शेप बनती है, अगर उस पर क्या कहते हैं sp2 पे कैसी बनती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखा जाए कितने, अब इनको टोटल अप करेगा तो कितने हुए टोटल क्लास 12 से एवरेजली 16 से 19 क्वेश्चंस क्लास 12 में की बता रहा हूँ भाई मेरी। 16 से 19 क्वेश्चंस का मतलब जानते हैं आप कि अगर आपने अभी बस 12th ही करी है एंड बेसिक ऑफ 11th कर लिया, और मैंने ये केमिकल बॉन्डिंग का नहीं जोड़ा कि हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग का नहीं जोड़ा मैंने ये क्वेश्चंस, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो ये 20 के अक्रॉस जाता है। तो क्या करना है हमें, बस हमें 12th अपनी मजबूत रखनी है। जितनी मजबूत तुम्हारी 12th होगी उतना तुम्हारे चांसेस हैं, जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा 12th का एरिया होगा उतने तुम्हारे चांसेस हैं हाँ तुम हायर परसेंटाइल पे जाओगे। तुम अभी 11th पे फोकस करोगे, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे गैस स्टेट हो गया, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, तुम मोल कंसेप्ट पे जाते हो। एक मैं देखता हूँ, मतलब हाँ कोचिंग चल रही है कोई सी, मतलब लेट सपोज एक एक्स प्लेटफॉर्म है तो उसकी एक एक्स बैच है, ठीक है, मोल कंसेप्ट पे वो दे रहे हैं 20-20 दिन, 20-20 लेक्चर आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई, क्योंकि मोल कंसेप्ट का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एक भी नहीं दिखेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हाँ डायरेक्ट दिख जाएगा कि एक मोल है क्या नहीं है, बट नहीं, वही बजाय उसकी बजाय आप वो जो लेक्चर ये देख रहे हैं 20-20 दिन लगा के, उसकी जगह आप दूसरी चीज़ें करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्लास 11th में आपको, अगर पहले अपनी क्लास 12th आपको अपनी क्लास 12th सुधारनी है, क्लास 12th आपको पकड़ बनानी है कि हाँ हमारे 60 से 80 मार्क्स तो कहीं तो नहीं जा रहे, बस क्लास 12th में बसे पड़े हैं सारे के सारे एक्चुअली। एंड अगर देखा जाए 60 से लाइक सपोज इसको 60 मान लेते हैं, एक्चुअली हमारे 60 से 70 मार्क्स तो 12th में ही बचे हैं। अगर हमने ये सारा कर लिया तो 12th हमने कर ली, ये केमिकल बॉन्डिंग कर ली, जीओसी कर ली, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखो ये करेंगे तो आपके 60 से 70 मार्क्स कहीं नहीं गए भाई। और 70 मार्क्स इन केमिस्ट्री जानते हैं आप कितना होता है, आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर 70 मार्क्स आपके अकेले केमिस्ट्री में आ गए तो आपकी एवरेजली 95 परसेंटाइल से ऊपर, एंड केमिस्ट्री में अकेले आपकी 98-99 परसेंटाइल, 99 तो नहीं 97-98 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसलिए क्लास 12th की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बच्चे क्या करते हैं कि हाँ 11th क्लास में आप देखते हैं क्या, मोल कंसेप्ट है। अब 11th क्लास में अब मैं बताता हूँ आपको हाँ कि करना कैसे है। अब मैंने देख लिया कि हाँ हमारी, और सबसे पहली बात कि हाँ फिजिकल केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक होगी एंड ऑर्गेनिक होगी। आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो है वो ऑर्गेनिक को देना होगा कि हाँ आपको पूरे क्वेश्चंस में, पूरे पेपर में ऑर्गेनिक ही दिख रही होगी। आप हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड दिखेगा, लेट सपोज बेंजीन दिख रहा है कि उसकी कोई रिएक्शन हो गई क्यों आप, और अगर आपने इनको ऑर्गेनिक छोड़ रखी है तो फिर तो आपका बेड़ा धार है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर देखिए और इनऑर्गेनिक आपने छोड़ रखी है, देखिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ कि हाँ अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करें तो हाँ बेसिकली आप इनऑर्गेनिक पहले अपनी कंप्लीट करें, ऑर्गेनिक कंप्लीट करें, ठीक है। एंड फिजिकल में भी आप केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो 2 चैप्टर है इनको तो करें ही करें। कहाँ गया, आ गया। अब बात आती है
पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज़्म ही चल रही होगी। और एंड आप अगर सोच रहे हैं कि हाँ कि जीओसी कर लेते हैं हम, जीओसी से तो एक दो सवाल आ ही जाएंगे। गलत है मेरे भाई, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से कोई डायरेक्ट सवाल आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आपको क्वेश्चंस मिलने भी होंगे हाँ अगर कि आइसोमेरिज्म का जैसे चैप्टर है, तो लेट सपोज एक एक्स रिएक्शन है, वो वाई में जाती है, फिर वो जेड बनता है, जेड से वो ए बनता है। ठीक है, आपको बताना होगा कि हाँ आइसोमेरिज्म का कंटेंट लेना है, तो हाँ एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि हाँ वाई के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, ऐसे पूछ लेगा। बट आपको ये भी तो रिएक्शन आनी चाहिए ना। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वाई क्या है, तो आप क्या कुछ ना बता पाओगे कि आइसोमेरिज्म क्या बनेगा उसका। आपने बस आइसोमेरिज्म पढ़ रखी कि हाँ मेरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करना आता है, पर उसके लिए आपको कंपाउंड तो पता होना चाहिए, और कंपाउंड पता होने चाहिए के लिए आपको पूरी की पूरी रिएक्शन आनी चाहिए। जेई मेंस में एक्चुअली जेई मेंस में क्या होता है, सारी रिएक्शंस याद करने का खेल होता है, रटी हुई होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ कि मेरे को ये दिख गया तो मतलब यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इनऑर्गेनिक में आपकी एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए। एंड फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री को मैं लास्ट में रखने के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। एंड नॉट सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में इसका वेटेज भी लो है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, अभी मैं आपका ऑर्गेनिक का टीचर रहूँगा, तो आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहली बात तो आपको आइसोमेरिज्म टिप्स पे होना चाहिए, फिर आपको जीओसी टिप्स पे होनी चाहिए। आप इनमें आप 7-7 दिन भी दोगे तो मुझे अच्छा रहेगा कि हाँ आप इसमें दे रहे हो, इनपुट इसमें डालोगे तो आपका आउटपुट जो है वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखेगा। हाइड्रोकार्बन हो गया, इनमें दिखेगा, इन वाले चैप्टर में आपका आउटपुट दिखेगा, आपको समझ आने लगेगी कि हाँ रिएक्शन कैसे चल रही हैं। और मेरी बात मानो, अगर आपको ये आता है ना तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में तो खेल जाओगे मेरे भाई। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है जेई अटेम्प्ट कि जनवरी अटेम्प्ट में हम अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लें, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लें। एंड बिलीव मी, आपको क्या कहते हैं यहाँ पे अब रोड मैप तो मैंने बता ही दिया कि हाँ 12th में कैसे करने हैं आपको। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, आपके अंदर का जो डर है बेसिकली अभी तो निकल जाना चाहिए कि हाँ मेरी 11th फेज तो ऐसा नहीं कि मैं 12th में कुछ कर ही नहीं सकता। जो मैंने ये ब्लू मार्क चैप्टर है एटलीस्ट वो कर सकते हैं। ब्लू मार्क चैप्टर का वेटेज देखें ना आप, तो 1 2 यहाँ से ऑर्गेनिक से 3 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से 1, फिजिकल केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, कितने हुए 7। तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं, 40 मार्क्स तो आपके यहाँ से भी नहीं जा रहे हैं। अगर आपने 11th तक कुछ नहीं, चलो आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन तो वहाँ से भी नहीं जा रहे। और अगर हाँ क्यों मैं बता रहा हूँ कि हाँ कि जनवरी अटेम्प्ट के जैन अटेम्प्ट पे टारगेट करना है। अगर जैन अटेम्प्ट पे टारगेट करना है, जैन अटेम्प्ट में आप 90 एटलीस्ट 90 से ऊपर, लेट सपोज 90 से ऊपर लेके आते हैं, 90 परसेंटाइल से ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। अगर तो आपका कोई स्टेट कोटा है तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी, हाँ कि एनआईटी तो कंफर्म ही हो जाती है। फिर एक स्टेट कोटा लगा के एनआईटी तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है 90 के ऊपर, 90 परसेंटाइल के ऊपर। साफ सीधी बात बताऊँ, एनआईटी हो गया। फिर अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका डीटीयू एनएसयूटी में एंट्री तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर 90 परसेंटाइल जैन में क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अगर मैं आपकी जैन में 90 परसेंटाइल आती है तो आप एक तो डायरेक्टली क्वालिफाइड है, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है जेईई एडवांस के लिए। तो आपको जो 4 महीने मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा क्या है, हमें थोड़ी एनआईटी में जाना है, हमें थोड़ी डीटीयू में जाना है, हमें तो जाना है आईआईटी में। साफ सीधी बात,
हमें तो हमारा तो मेन गोल यही है ना कि एक आईआईटी में जाए, और आपके लिए इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए 4 मंथ मिल जाएंगे। एंड अगर बात मानो कि अगर तुमने सारा सिलेबस कर रखा है ये वाला, नहीं आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी, एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या होता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी, लेट्स सपोज हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी लो है, तो मेरे भाई इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चाहिए ही नहीं होती। एक्चुअली आपका जो 70% ऑफ टाइम आ जाता है, 70 से 80% टाइम आपको दोबारा रिवाइज बार बार रिवाइज करने में जाना चाहिए आपका, मैं मेरी तरफ से तो। एंड 20% आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन भी कैसे PYQs हो गए, ठीक है। अभी तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा टारगेट मेंस पे देना चाहिए, बिकॉज मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका मेंस अगर सुधरता है ना, तो आपका हाँ जनवरी अटैम्प्ट का अगर मेंस आपका सुधर गया तो आप एकदम श्योर हो जाएंगे, एकदम बेधड़क से आप 4 महीने अपना इनपुट दे सकते हैं कि हाँ आईआईटी में जाना है, ठीक है। अब रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, कि हमें यही करना, और अगर करना है तो यही करना। देखिए अगर बात करी जाए 6th मंथ की, तो हमें कौन से क्या क्या चैप्टर पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, सबसे पहला ये ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री लिख देता हूँ एक्चुअली, सेकेंड फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो भाई मेरे भाई कंप्लीट करनी है, ठीक है, कोई चारा ही नहीं है आपके पास। सही में अगर पछताओगे भाई मेरे, अगर आप ऑर्गेनिक छोड़ जाते हो ना, तो मेरे भाई पछता जाओगे आप। एक टाइम के लिए आप फिजिकल छोड़ सकते हैं पर ऑर्गेनिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिजिकल दर्द नहीं देगी आपको, ऑर्गेनिक दर्द देगी आपको। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक ही दिखेगा, इनऑर्गेनिक दिखेगी। सही में आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो एडवांस हो या फिर मेंस हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का वेटेज एक्सेप्शनली हाई रहता है, हमेशा हाई रहता है। लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड डाल लो, और ट्रेंड के हिसाब से चल रही है आजकल एनटीए। तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो लिख देते हैं। ऑर्गेनिक में तो कोई चारा ही नहीं है, कंप्लीट ऑर्गेनिक करनी है। ये पीला पेन कहाँ से आ गया, हमने तो लाल चुना था। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री में 3 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान P ब्लॉक पे देना है, और अगर उसके बाद जाके DNF ब्लॉक पे। S ब्लॉक का मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि S ब्लॉक जो है S ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, इन 2 में से एक में से सवाल आना है, एक सवाल आना है, और इन 2 में से उठ के आना है। अब पता चला जो 2 चैप्टर बच रहे थे 32 में से, तो 2 चैप्टर बच रहे थे, कैसे कैसे बचेंगे, ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि हाँ 2 चैप्टर में से एक सवाल में ऐसा आना है, ठीक है। या तो आपका हाइड्रोजन से आएगा या तो आपका S ब्लॉक से आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक और F ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ये अगर, क्योंकि देखो अगर आप हायर परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, परसेंटाइल, एक्चुअली परसेंटाइल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सिलेबस कंप्लीट इतना होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हाँ बंदे गिनवा देते हैं कि गिनती के 7 चैप्टर, मैं भी ऐसे गिनवा सकता हूँ, गिनती के कौन से 7 चैप्टर कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, P ब्लॉक कर लो, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, एंड वेट अ सेकेंड, हाँ ये गिनती के ये वाले चैप्टर गिनवा देते हैं, ये वाले चैप्टर गिनवा देते हैं, एंड 10 चैप्टर आपको ऐसे गिनवा देंगे कि हाँ आपके 50-60 नंबर आ जाएंगे। बट मेरे भाई
आप एक बार खुद से पूछो क्या आपकी 100% की एक्यूरेसी है कि हाँ, एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसके 100% चांस है कि वो सही होगा, तो आप ऐसा रिस्क लो और 10 चैप्टर करके चले जाओ, साफ सीधी बात। नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ वो करो। फिजिकल में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली आप अगर 12th की फिजिक्स करते हैं तो हाँ, इसमें कुछ नहीं है, सारे का सारा वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस लिस्ट में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली आपको दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ती इसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एंड फिजिकल में और क्या है, सॉलिड स्टेट क्यों लिख रहा हूँ कि चैप्टर में से तो क्वेश्चन तो आना एक ही है, बट छोटा चैप्टर है, देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। एंड एक लास्ट इक्विलिब्रियम, ये आपका, ये जितना भी मैंने लिखा, एंड एक डब्बा बनता है, एक ब्लॉक अलग होता है, वो ऑर्गेनिक में नहीं आता ना इनऑर्गेनिक में आता है, वो सिर्फ एनसीईआरटी में आता है। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल तो ऑर्गेनिक में आ जाता है। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसी, एंड और कौन से थे, बस यही, और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। एंड एक प्यूरिफिकेशन। देखिए ये वाला जो डब्बा है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बेस्ड डब्बा है कि हाँ एनसीईआरटी आपको, ये आपका अगर आप ये वाले चैप्टर्स हैं, ये POAC है ये एक्चुअली, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रैक्टिकल जो भी हो, मैं भूल गया हूँ शायद से। ये आपके आधे जैसे कभी फ्री बैठे हो तो आपके आधे घंटे में ये चैप्टर रिवाइज होने वाले हैं, और हाँ एक क्वेश्चन देने वाले हैं। ये डब्बा आपका 20 मार्क्स का होता है और ये कहीं नहीं जाने वाला होता। तो टॉपर्स होते हैं वो अपने आप इसको ऐसा रखते हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं सबसे लास्ट में करूँगा, तो मेरे भाई ये नहीं होने वाले ये चैप्टर्स, क्योंकि ये जो पॉलीमर्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गए, इसमें इतने गंदे नाम होते हैं भाई, मतलब स्ट्रक्चर्स के इतने बेकार नाम होते हैं, तुम्हारे को रट ही नहीं पाओगे। और इनमें चाहिए कि हाँ रट्टाफिकेशन चाहिए, तो आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा, ये रट्टा मारना है और कुछ नहीं। जैसे अभी खाली बैठे हैं, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर लेके बैठ गए, ठीक है, तो बस अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 80% ऑफ द पेपर का वेटेज के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। और हाँ फिर से मेरी बात वही बात, रेदर देन गोइंग ऑन, 2 सेकेंड, अरे क्या हो गया, रेदर देन गोइंग ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस यू शुड गो ऑन रिवीजन। केमिस्ट्री अलग चलती है भाई मेरे, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आपको रिवीजन करना पड़ता है बार बार आपको, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, आज एक रिएक्शन याद करोगे कल भूल जाओगे, आज एक रिएक्शन याद करोगे कल भूल जाओगे, दोबारा उसको अपने मन में बैठाना होता है। एट द एंड आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ जनवरी का अटैम्प्ट सामने आ जाए तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे किसी ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अगर दोबारा आपका ऑर्गेनिक पे अच्छी खासी पकड़ है तो 15 मिनट मैक्सिमम एक चैप्टर को रिवाइज करने में लगते हैं। क्योंकि अगर आप सीधा जैसे एक रिएक्शन का नाम आता है, जैसे उल्मान्स रिएक्शन आता है, तो आपको सीधा आपके दिमाग में छपने लगती है कि हाँ रिएक्शन में क्या हो रहा होता है।
क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इनमें आती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आपको रिवीजन की ज़रूरत है बस। एंड बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आप बस आप सोचेंगे हाँ कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई विल रिकमेंड अ मार्क्स ऐप, नो प्रमोशन यहाँ पे, ठीक है, बट हाँ रेदर देन गोइंग बाइंग अ PYQ बुक, उससे अच्छा आप मार्क्स ऐप पे डाउनलोड करिए एंड वहाँ पे आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक का अगर आप देखेंगे तो हाँ हर साल, हर 1 साल के बाद क्वेश्चंस आप रिपीट करने लग जाएंगे एक्चुअली। हाँ अगर इनऑर्गेनिक आप करते हैं तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक दूसरे साल पे कि आपको हाँ ये तो अगले साल रिपीट हुआ था, ये अगले साल रिपीट हुआ था। तो इनऑर्गेनिक का एक रिवीजन का ये भी हो जाता है कि हाँ आप 1 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए उनको कर लीजिए, तो आपके सारे कंसेप्ट याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन ऐसे आपको करनी है PYQ के थ्रू, आपको आगे जाके नवंबर दिसंबर के टाइम पे। एंड आगे चल के मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक का क्या रोड मैप रहने वाला है, एज आई एम द ऑर्गेनिक फैकल्टी हेयर। तो कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक में शुरुआत से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आइसोमेरिज्म हम करेंगे पहले। आइसोमेरिज्म में हम 3 लेक्चर देंगे, GOC करेंगे, GOC के 4 लेक्चर रहेंगे, हाइड्रोकार्बन के 1 ही लेक्चर रहेगा क्योंकि 1 शॉट है। एंड इसमें आपको सिर्फ रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि हाँ रिएक्शंस कौन से होने वाली है। एक्चुअली 2 होगा, एक हाइड्रोकार्बन का, एक बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन आपके सब में काम आने वाली है। फिर हेलो एल्केन से आपके अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 लेक्चर्स हर एक चैप्टर के रहेंगे एट द एंड आते आते। एंड फिर उसके बाद आपको DPPs तो प्रोवाइड कर ही जाएंगी एंड ऑल्टरनेट डे पे आपका हर एक लेक्चर आता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि हमें ऑर्गेनिक कैसे करनी है, मतलब पूरी केमिस्ट्री कैसे करनी है, बजाय इसके कि हमारा आपको मैंने दिखा दिया होगा, आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि हाँ केमिस्ट्री में हमें ज़रूरत नहीं है 11th करने की, 11th की इतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।